अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो उल्टा चल रहे हैं हम लोग, वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि अब आपको जो मैं बात बताने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगी। मीनिंग क्या है प्रिंसिपल्स का, जो अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी उसका मतलब क्या है। गाइडलाइंस टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड रन ऑर्गेनाइजेशंस स्मूथली। ये जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे ये सारी की सारी गाइडलाइंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, जो ऑब्वियसली आएंगी, उनसे हम डील कर सकें। प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रुथ्स। देखो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े ये ग्राउंड रियलिटी है, ये कड़वा सच है। आप मानो या ना मानो ये कड़वा सच है बेटा। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, डिसिप्लिन प्रिंसिपल ये बेसिक ट्रुथ है कि आपको आपकी स्कूल लाइफ में कमिटमेंट को पूरा करना सिखाया जाता है। हालांकि वो कमिटमेंट कोई फाइनेंशियल नहीं होती है, वो कमिटमेंट आपकी किसी और एक्टिविटी की नहीं होती है, बल्कि वो कमिटमेंट होती है आपके बिहेवियर की, कि आप टाइमली आओगे, आप प्रॉपर स्कूल ड्रेस कोड को फॉलो करोगे, है ना। तो वो छोटी छोटी कमिटमेंट्स पूरा करना ही डिसिप्लिन कहलाता है और इससे आप लाइफ में बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स को पूरा करना सीखते हो। मुझे आज भी याद है कि हमारे स्कूल में एक छोटी सी कमिटमेंट हमें से पूरी करवाई जाती थी कि हमें हैंकी लेके जाना होता था, और जिस दिन बच्चा हैंकी नहीं लाता था उसको पनिशमेंट मिलती थी। और क्योंकि मैं प्रीफेक्ट था तो मेरा काम ही यही था, जितने बच्चे स्कूल में आते थे उन सबका हैंकी चेक करना। और आके आप बिलीव करोगे कि आज की डेट में, इतने साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, आज भी वो आदत मेरी बरकरार है। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं तो मैं अपना पूरा ड्रेस कोड चेक करता हूं कि मेरे पास हैंकी है, मेरे पास मोबाइल है, क्या मैंने घड़ी पहनी हुई है, क्या मेरे पास पेन है। अब आप देखो वो जो कमिटमेंट मुझे स्कूल में सिखाई गई थी, तो जब मैं स्कूल जाता था तो ये चेक करता हुआ जाता था, क्या मेरे शूज पॉलिश हैं, क्या मेरे नेल्स कटे हुए हैं, क्या मेरे पास हैंकी है। तो वो जो कमिटमेंट स्कूल में मुझे सिखाई जाती थी वो कमिटमेंट आज भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनी हुई है। और ये गाइडलाइंस होती हैं बेटा। हेनरी फ्योल ने भी यही कहा कि जब आप छोटी छोटी कमिटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में पूरा करते हो तो उससे लोगों में विश्वास बढ़ता है और वो आपके प्रति और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रुथ्स, ये फंडामेंटल ट्रुथ है, ये कड़वी सच्चाई है। गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ मैनेजर्स, ये मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए ये गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करनी चाहिए। मैनेजर्स को बिहेवियर का पैटर्न बना लेना चाहिए। जैसे हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, इक्विटी प्रिंसिपल, है ना, और एक प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अगर ये दो प्रिंसिपल मैनेजर्स अपने बिहेवियर में डाल ले, अगर वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स को अपने बिहेवियर पैटर्न में डाल ले और वो आई की जगह वी का वर्ड यूज करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो। जितने फायदे उस प्रिंसिपल के हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स के, वो सारे के सारे फायदे उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रुथ्स और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ मैनेजर्स। उसके मैनेजर्स के एक्शन का ये एक हिस्सा बन जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर। Principles of management are of universal nature and apply to every type of organization. ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैंने आपको बीच बीच में आपकी स्कूल लाइफ से इसको रिलेट किया, आपकी सोशल लाइफ से इसको रिलेट किया, जबकि ये प्रिंसिपल्स हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो आप देखो हेनरी फ्योल ने भी यही बात कही थी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप मैनेजमेंट के पढ़ रहे हो, देखो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल प्लेसेस, ऑल लेवल्स,
ऑल कंट्रीज, है ना। तो फिर वो प्लेस आपका घर हो या आपका स्कूल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर इक्वली अप्लाई करता है। इसीलिए ये प्रिंसिपल जो हमने पढ़े, मैंने इसको आपके स्कूल के साथ भी रिलेट किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जितना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, ठीक उसी तरह उतना ही आपके घर में और आपके स्कूल में अप्लाई होते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली अप्लाई होते हैं, और ये हेनरी फेयोल ने कहा। समझ आ गया मीनिंग बेटा? आई होप इट विल बी एम्पल क्लियर टू यू। देखो, प्रिंसिपल्स करने के बाद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये प्रिंसिपल्स डिराइव कैसे होते हैं, हाउ दिस प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी लाइफ के भी प्रिंसिपल्स बना के रखते हो, है ना। जैसे कुछ लोगों का प्रिंसिपल होता है नो स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। कुछ लोगों का प्रिंसिपल होता है कि वो सुबह अपने माता पिता के पैर छुए बगैर कुछ नहीं करते। कुछ लोगों का प्रिंसिपल होता है कि मुझे रोज मंदिर जाना है, उसके बाद ही मैं पानी पीऊंगा या कुछ खाना खाऊंगा। ये लाइफ के सिद्धांत है जो आप लोग फॉलो करते हो, है ना। ये प्रिंसिपल्स कैसे बनाए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो आपने अपने बड़ों में देखे होंगे और आप उसको ऑब्जर्व करके फॉलो करते हो, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा ही हमारा एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। भाई ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा है, सदियों से। राजा महाराजा भी क्या करते थे, अपने काम को डिवाइड करते थे ना। भाई लड़ने वाले सैनिक अलग, खेती बाड़ी करने वाले फार्मर अलग, राज्य संभालने वाले अलग, काम को डिवाइड कर रखा था। तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ वो सेम प्रिंसिपल हम यहां भी फॉलो करते हैं, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। यानी काम को डिवाइड करो और वो आसान हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा तरीका जो है इन प्रिंसिपल्स को बनाने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। कुछ प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव होते हैं माय डियर? एक्सपेरिमेंट करके। कई बार कुछ चीजों को करके देखना पड़ता है कि इससे फायदा होगा या नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप मुझे कोट कर सकते हैं बेटा? अरे ये वाला नहीं जो यूनिटी ऑफ कमांड लिखा है, तो सामने देख के बोल रहे हो, कोई और भी है? बताओ। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन माय डियर। एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके क्या फायदे होते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड होती है तो उसके क्या फायदे होते हैं, है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अथॉरिटी दे करके एक्सपेरिमेंट करते हो कि भैया आपको फायदा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स है, एक्सपेरिमेंट करके भी चेक किए जाते हैं और वो बनाए जाते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के। फर्दर आप लाइफ में और भी प्रिंसिपल्स डिराइव कर सकते हो या एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हो। चलो मैं आपसे एक छोटा सा प्रिंसिपल पूछता हूं और थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करता हूं। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई ना, काफी टाइम से हमने पर्सनल चर्चा नहीं की आपसे। चलो एक बात बताओ मेरे को, डू यू हैव ए फ्रेंड? देखो, अगर आप गर्ल हो तो क्या आपका बॉयफ्रेंड है? अगर आप बॉय हो तो क्या आपका गर्लफ्रेंड है आपकी? सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप हमसे? अरे पर्सनल क्वेश्चन है यार, जस्ट आस्किंग ए फ्रेंड। मुझे पता है कि आपको आपके आंसर को कोई नहीं सुन रहा, लेकिन एक बात बताओ, डू यू हैव? अच्छा है। चलो मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है। इफ यू आर ए बॉय तो आपकी गर्लफ्रेंड है, और अगर आप गर्ल हो तो आपका एक बॉयफ्रेंड है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसका नेचर जानना चाहते हो कि वो कैसा है या वो कैसी है, वो क्या सोचती है ना, तो आप उसको डेट पर लेकर जाओगे या नहीं लेके जाओगे? चेहरे पे स्माइल, लेके जाओगे। चलो, आप उसे कॉफी पिलाओगे या चाय पिलाओगे?
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कॉफी चाय क्यों, आइसक्रीम खिलाएंगे ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, वाई कॉफी एंड वाई टी। भैया मैं आपको एक फायदा बता देता हूं एक्सपीरियंस से। आइसक्रीम बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक बड़ी जल्दी पी जाती है। अगर समय लंबा खींचना है तो उसका बेस्ट तरीका है चाय और कॉफी। समझ आई बात? भैया एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लंबी बात खींचनी है तो चाय कॉफी बेटर होती है, इसलिए मैंने पूछा। तो चाय चाहिए या कॉफी, अब बताओ चाय पिलाओगे या कॉफी पिलाओगे? अच्छा, वॉट एवर द अदर पर्सन लाइक आप वो मंगवाओगे, राइट? आपके जो फ्रेंड को पसंद होगा चाय या कॉफी वो मंगाओगे। फिर आप बातें करोगे नेचर जानने के लिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना? क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, कौन सी मूवी अच्छी लगती है, कौन सा हीरो अच्छा लगता है, किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद है, खाना कौन सा पसंद है, घूमना कहां पर पसंद है, हिल एरिया पसंद है या वाटर पसंद है, सी बीचेस पसंद है ना? ये सारी बातें आप पूछोगे, राइट? हाँ, कितना अच्छा लेक्चर लग रहा है ना इस समय। पहली बार आपको लग रहा होगा वाह सर क्या लेक्चर है। अब तक तो ऐसे लग रहा था जैसे कड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कड़कती धूप के अंदर मेहनत कर रहे हैं, और आज तो सर आपने तो मजा बांध दिया है ना। यही मन में आ रहा है ना आप लोगों के कि हाँ सर क्या लेक्चर है भाई, आज तो आप सर हमारी फ्रेंड्स की दिल की बातें कर रहे हो। भैया नेचुरल सी बात है, नेचर की बात आई तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया आप फ्रेंड का नेचर कैसे जानोगे, क्योंकि अगला टॉपिक भी यही है हमारा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इसका नेचर क्या है। ओए होए सर आपने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, अच्छा भला मूड बना था सारा रोन दिया आपने, है ना? ये कहना चाहते हो ना मेरे प्यारे बच्चों? ओ हो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो आपके काम की चीज कुछ दिखा? चलो मैं चुप हो जाता हूं 2 मिनट के लिए, देखो जरा कुछ समझ आया? सी, समझ आया बेटे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कप, भैया आप चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ अपने फ्रेंड को, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि आपको उसका नेचर जरूर पता चल जाएगा। आ गया समझ? चलो बेटा अब इसको नोट कर लो आप। बी से बिहेवियर रिलेटेड, ऐसे ही नोट करना, BF GF कप, कप ऑफ टी ऑब्लिक कॉफी, चॉइस आपकी है, आप चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ, इसको नोट कर लो। बिल्कुल एज इट इज नोट करना है आपने, BF GF कप। आप इसको नोट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं इसको।
बिल्कुल नोट कर लेना बेटा, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, मुझे पता भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे सारे के 7 पॉइंट्स। पहले आप इसको लिख लो, BF GF कप। लिख लिया? चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट आता है बिहेवियर रिलेटेड। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक सेट में क्वेश्चन आया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे सेट में क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सीबीएसई के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, केस स्टडी में नहीं आएगा, है ना। तो आप ये समझ लो बेटा कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी वैसा क्वेश्चन आएगा जो बहुत हटके होगा, जिसको बच्चे नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए बेटा किसी चीज को छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना अरे प्रिंसिपल्स तो 14 इंपॉर्टेंट है, नेचर करके क्या करना है। तो माय डियर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मली बच्चा इग्नोर कर देता है या उसको बहुत लाइटली लेता है। सो बी केयरफुल, है ना। चलो आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, बिहेवियर रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, 14 के 14 प्रिंसिपल्स का एक ही फोकस था, एक ही पर्पस था, मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करना। चाहे वो एस्पेरी डी कॉप्स था, चाहे वो इक्विटी प्रिंसिपल था, चाहे वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, चाहे वो स्केलर चेन था, चाहे वो स्टेबिलिटी था, है ना, चाहे वो ऑर्डर प्रिंसिपल था। आप कोई भी प्रिंसिपल देख लो, सारे प्रिंसिपल में एक ही फोकस था, एक ही जगह था, वो था कि बिहेवियर रिलेटेड। सारे के सारे प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस था कि मैनेजर्स को अपने बिहेवियर को समय अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना चाहिए। जैसा आपको याद होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो जो मालिक होता है वो सारे डिसीजन खुद लेता है। लेने भी चाहिए भाई, जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसीजन वो खुद लेगा। लेकिन धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो उसको अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना चाहिए, है ना, डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए दूसरे को, तभी ऑर्गेनाइजेशनल स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएगी। देखो आगे ना वही बात, बिहेवियर को चेंज करना। एस्पेरी डी कॉप्स के अंदर में भी हमने क्या कहा, बिहेवियर को चेंज करो। आई की जगह वही शब्द को यूज करो, बार बार यूज द वर्ड वही इंस्टेड ऑफ आई इन ऑल कम्युनिकेशंस। यानी आप अगर मैनेजर हो और बार बार आई शब्द यूज करते हो तो उसको हटा दो, उसकी जगह वी का प्रयोग करो। फिर से वही बात आ गई, बिहेवियर रिलेटेड, यानी कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको गाइडलाइंस देते हैं कि किस सिचुएशन में आप कौन सा बिहेवियर चेंज करके आप उस सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स आगे बनेंगे ये सारे प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। और एक बात और यहां पर कही गई है कि जो प्रिंसिपल्स का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो
ये प्रिंसिपल्स तभी आपके काम आ पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ध्यान से समझो, जब तक आप बार बार वही की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते। आप बीच बीच में आई शब्द पर आ ही जाओगे। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। हेनरी फेयोल ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपेरिमेंट करने में और प्रैक्टिस करने में लगाया, ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन को, उन गाइडलाइंस को इस प्रिंसिपल की फॉर्म में हम लोगों को दिया। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपको भी ये प्रिंसिपल्स जब आप यूज करोगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन प्रिंसिपल्स की। ये एकदम से आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने में, समझने में। बहुत जगह पर आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो आपको वह एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। पहले आप एक एम्प्लॉय को थोड़ी सी पावर दोगे, अथॉरिटी दोगे और चेक करोगे क्या वो उस अथॉरिटी का मिसयूज करता है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। फिर धीरे धीरे आप अथॉरिटी बढ़ाना शुरू कर दोगे, पावर बढ़ाना शुरू कर दोगे, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। ऐसा नहीं कि रात को सपना देखा और सुबह उठ के वो गाइडलाइंस को लिख दिया, लो जी बन गया प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और पहला क्या है, बिहेवियर रिलेटेड। तीसरा प्रिंसिपल आता है जनरल गाइडलाइंस। देखो ये जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, ये स्पेसिफिक नहीं है। दीज आर नॉट स्पेसिफिक इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, वो भी जनरल। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, भैया आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और मैं आपको ये प्रिंसिपल समझा रहा हूं, बट ये तो जनरली सबको पता है। भाई काम को डिवाइड करोगे तो आसान हो जाएगा, ये तो एक अनपढ़ आदमी को भी पता है ना। आप ये बोलोगे सर ये तो एक नॉर्मल आदमी को भी पता है, काम को डिवाइड करने से वो आसान हो जाता है। तो देखो प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस ही हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो जनरल गाइडलाइंस हैं उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उससे हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम किस सिचुएशन में उसको यूज करके मैनेज कर सकते हैं। Although these are general guidelines, but these are very important. चौथा पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, भैया आप रिजिड नहीं हो इन प्रिंसिपल्स को यूज करने में। रिजिड नहीं हो मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी कि आपने किसी को अथॉरिटी अगर दे दी और आपको लगता है वो मिसयूज कर रहा है तो वापस ले लो। अगर डिसेंट्रलाइज करके आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, तो सेंट्रलाइज कर दो, डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास वापस ले लो, है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर जो आपने हेड बनाया वो उसको संभाल नहीं पा रहा है तो चेंज कर दो। काम को डिवाइड करके अगर आपको लगता है कि काम पहले के मुकाबले बढ़ गया है तो काम को वापस समेट लो, डिवीजन को खत्म कर दो। नहीं, कितना इजी हो गया ना। अरे है तो है भाई, इजी है। दे आर फ्लेक्सिबल। हमने कब कहा या फेयोल ने कब कहा कि एक प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो वापस मत आना भाई, जहां पर लाइन खींच दी उससे वापस मत आना। भाई ये प्रिंसिपल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने फंक्शनिंग को स्मूथ कर सके, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, है ना, कोऑर्डिनेशन ला सके। अगर किसी प्रिंसिपल को, देखो डॉक्टर भी आपको क्या बोलता है कि बेटा अगर ये दवाई सूट ना करे तो अगली दवाई मत खाना। वो ये नहीं कहता कि ये दवाई सूट ना करे तो अगली भी खाना, जबरदस्ती खाना क्योंकि मैंने दी है आपको,
है ना। ऐसे ही हेनरी फ्योर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अगर आपको कोई चीज यूज करने से सूट करती है तो आप उसको यूज करोगे, अगर आपको सूट नहीं करती है तो मत करो। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, सिंपल। चारों क्लियर हो गए? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन बॉयफ्रेंड की और गर्लफ्रेंड की। वैसे भी गर्लफ्रेंड फ्लेक्सिबल होती है ना। देखा कैसे याद हो गया तुम लोगों को, आंखें खुल जाती हैं आप लोगों की। ऐसी बात बोलो तो फटाफट ऐसे चमक आ जाती है चेहरे पे। आ हा। बॉयफ्रेंड बिहेवियर रिलेटेड होते हैं, अ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट कर करके बॉयफ्रेंड्स बनाए जाते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड है जनरल गाइडलाइंस, जैसे जनरल गाइडलाइंस से हंसी तो फंसी, है ना, बट इट्स नॉट ऑलवेज। अरे होए सर, ऐसी बातें करके चमका देते हो आप हमारे को, है ना। क्या भाई, बढ़िया है भाई, बच्चे हो आप लोग। आ जाओ पांचवें नेचर पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, सोचो, कुछ आया दिमाग में? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। देखो, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। मतलब हमने जितने प्रिंसिपल्स पढ़े, ध्यान से समझना, उसके हमने पॉजिटिव फैक्टर्स भी पढ़े और नेगेटिव फैक्टर्स भी पढ़े। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव फैक्टर्स। और अगर हम उसको यूज नहीं करते तो इफेक्ट क्या होगा, उसके नेगेटिव फैक्टर्स। यानी हर कॉज का एक इफेक्ट तो होगा ही होगा माय डियर। अगर उसको यूज करोगे तो फायदे और नहीं करोगे तो नुकसान भी तो होगा। तो ये प्रिंसिपल ऐसे ही है बेटा, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो फायदा होगा, नहीं करे तो नुकसान भी होगा। हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। अगर आप बीमार हो जाते हो तो दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, और दवाई नहीं लोगे तो और बीमार हो जाओगे, वहां रुक नहीं जाओगे, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इट हैज ए कॉज एंड इफेक्ट। हर कॉज का एक इफेक्ट है, हर प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और ना करने के नेगेटिव इफेक्ट भी हैं माय डियर। अब आप सोच लो कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करना है या नहीं करना। भाई डिसिप्लिन प्रिंसिपल आप लाइफ में यूज करते हो तो एफिशिएंसी बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ती है, और नहीं करते हो तो भैया आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप कमिटेड पर्सन नहीं हो। तो भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता ही होता है, हर कॉज का इफेक्ट होता है। ऐसे ही इन प्रिंसिपल्स का भी कॉज है तो उसका इफेक्ट भी है। समझ आ गया बेटा? क्योंकि यहां आके बच्चे फंस जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में नहीं आता। इसलिए हमने पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ साथ नेगेटिव फैक्टर्स को भी डिस्कस किया है। अच्छा, अब आता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, जो गाइडलाइंस आपने सीखी, ये यूनिवर्सल इन नेचर है। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या होता है, दे कैन बी अप्लाइड एट ऑल सिचुएशन। इसलिए मैंने जितने भी प्रिंसिपल्स हमने किए, हमने उसको डिस्कस किया अपनी स्कूल लाइफ से, अपनी सोशल लाइफ से, है ना। हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लिया, आपके ऑर्डर के लिए हमने आपका घर का एग्जाम्पल लिया, आपकी बुक्स का एग्जाम्पल लिया, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स लिए हमने, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल प्लेसेस, ऑल कंट्रीज, ऑल नेशंस, ऑल सिचुएशंस। हर जगह पर इन प्रिंसिपल्स को यूज किया जा सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सिर्फ आपके एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपकी लाइफ को और बेटर बनाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, और आप इनको अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है बेटा पॉसिबल बट नॉट सर्टेन टू ऑकर, जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी,
पढ़ा है ना? हाँ, विच मे और मे नॉट ऑकर, एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको कंटिंजेंट कहा जाता है। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, इनका जो इफेक्ट है उसके होने की पॉसिबिलिटी तो पूरी है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। नहीं समझ आया? बताता हूं मैं। भाई आपने कोई प्रिंसिपल यूज किया और हमने यहां पर डिस्कस किया कि इस प्रिंसिपल को यूज करने से ये सारे फायदे होंगे, है ना? किया ना हमने ये? अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो भी प्रिंसिपल आप यूज करते हो, उसको यूज करने से जितने भी उसके फायदे होने चाहिए, उन फायदों के होने की पॉसिबिलिटी तो पूरी है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है कि वो होंगे ही होंगे। हाँ, अब समझ आया ना? यानी कि जैसे डॉक्टर कहता है कि भैया ये दवाई ले लो, आपके ठीक होने के चांसेस तो पूरे हैं, लेकिन सर्टेनिटी तो भैया दुनिया का कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं दे सकता कि आप 100% ठीक हो ही जाओगे। ये राइटिंग में कोई डॉक्टर लिख के नहीं दे सकता। वो हमेशा ये कहेगा भैया ये दवाई ले लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गारंटी कोई लिख करके नहीं दे सकता। ऐसे ही ये जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, इनके फायदे होने की पॉसिबिलिटी तो पूरी की पूरी है कि अगर आपने प्रिंसिपल को ढंग से यूज किया, जैसा कि उस प्रिंसिपल में गाइडलाइंस में कहा गया है, तो उनके जो फायदे हैं वो होने के चांसेस तो पूरे के पूरे हैं, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। कंटिंजेंसी तो रहेगी रहेगी, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन टू ऑकर। ठीक है? तो अब हमने कवर किया बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और कप। बॉयफ्रेंड का मतलब बिहेवियर रिलेटेड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। गर्लफ्रेंड का मतलब जी से जनरल गाइडलाइंस और एफ से फ्लेक्सिबल। कप, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यू से यूनिवर्सल एप्लीकेबल और पी से पॉसिबल बट नॉट सर्टेन टू ऑकर, जिसको बोलते हैं हम कंटिंजेंट, कंटिंजेंसी। राइट? तो आपको याद रहेगा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कप। समझ आ गया ना कप क्यों बोला मैंने चाय कॉफी का? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जल्दी खत्म हो जाती है, आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाती है। इफ यू नीड लॉन्ग टाइम, मोर टाइम, हैव ए कप ऑफ कॉफी और टी। राइट? लाइक दिस, देखो मेरे पास भी है, ये रहा कप ऑफ कॉफी। लेकर आया था मैं आपको दिखाने के लिए, अब दिख रहा होगा। यस। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। देखो लिखा हुआ यूजफुल, और क्या यूजफुल है आपके लिए? तो यूजफुल से ही याद आ जाएगा सिग्निफिकेंट, दीज आर वेरी यूजफुल। अब एक लाइन मत लिख कर आ जाना कि क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आंसर लिख दिया यूजफुल, दीज आर वेरी यूजफुल, छुट्टी खत्म। नहीं, यूजफुल की डेफिनेशन को बता करके आना। यू से क्या होता है? यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो पहला सिग्निफिकेंस आता है यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। देखो एक्चुअल में अभी इस सिचुएशन में आप रियलिटी को फेस नहीं करते हो, ना तो आप कोई बिजनेस मैनेज कर रहे हो, ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हमने बहुत बार आपको मैनेजर बनाया है ना। मैंने आपको बार बार हमने डिस्कस किया कि आप अगर एक कंपनी के मैनेजर हो और आप ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था जब आप पहली जॉब में जाओगे, पहला दिन होगा, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन आप जॉब में तो गए नहीं। तो यहां देखो यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी, जो रियलिटी में होगा, होता है, जो हो सकता है, उसके बारे में आपको एक इंसाइट मिल जाती है, रोशनी मिल जाती है इन प्रिंसिपल्स की मदद से। सबसे बड़ा फायदा पहला, देखो मैं आपको बोलूं कि आप कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो?
सबसे पूछते हो ना भाई उस हिल स्टेशन पे टेम्परेचर कैसा है, खाने पीने में क्या चीजें मिलती हैं। मान लो वहां पर ऐसा खाना मिलता है कि जो आपकी ऐसा खाना मिलता है जो आपके टेस्ट के अनुसार नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस खाने को पहले साथ में लेके जाते हो ना, अरेंजमेंट करके जाते हो ना। तो बेटा वहां पर आप क्या होता है, एक रियलिटी को आप इनसाइट मिल जाती है, आपको रोशनी मिल जाती है। दूसरा फायदा है साइंटिफिक डिसीजन। इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो कि एक पर्सन है जिसके पेट में दर्द हो रहा है, बीमार हो गया किसी वजह से, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, उसको दवाई केमिस्ट से जाके लेनी चाहिए या एक डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी चाहिए जो एमबीबीएस है, या एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है एमडी, उससे जाके दवाई लेनी चाहिए। देखो तीनों ने ही दवाई देनी है, चाहे वो केमिस्ट वाला है, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो एमडी है। तीनों के पास कोई जादू मंत्र नहीं है जो ऐसा फेरेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तीनों ने दवाई देनी है। आप उस पर्सन को क्या रिकमेंड करोगे कि किसके पास जाना चाहिए? एमडी के पास, है ना, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस चीज का। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आपने उसको केमिस्ट के पास जाने के लिए सजेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि केमिस्ट को एक्सपीरियंस नहीं है ना। दवाई तो वो भी देगा लेकिन वो अपनी सोच और समझ से देगा। एमबीबीएस अपनी सोच समझ से देगा, एमडी जो स्पेशलिस्ट है वो अपने एक्सपीरियंस से देगा। यानी कि आपको पता है तीनों सिचुएशन में दवाई मिलनी है, लेकिन जो दवाई एमडी के द्वारा लिखी हुई होगी उसका रिजल्ट मोर साइंटिफिक होगा, है ना। यही बात है ना भाई, तभी तो आप एमडी डॉक्टर को इतने ज्यादा पैसे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा, वो जो चेकअप करेगा वो मोर साइंटिफिक होगा, मोर एक्यूरेट होगा और मोर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। राइट। इसी तरीके से अगर मान लो आपको लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो मिसमैनेज हो रही हो, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो, तो और अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन प्रिंसिपल्स की हेल्प लेते हो, तो जो भी डिसीजन आप लोगे, लंबा हो गया, छोटा कर देता हूं यार, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और तुम्हें डिसीजन लेना है तो प्रिंसिपल्स को यूज कर लो, आपका सॉल्यूशन ज्यादा परफेक्ट और बढ़िया होगा। अब समझ आ गया? और क्या यार, सिंपल। कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे बेस्ट है प्रिंसिपल को यूज कर लो। वो डिसीजन जो भी आप लोगे वो मोर साइंटिफिक होगा, एक्यूरेट होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ये दूसरा फायदा यार। देसी भाषा तो जल्दी समझ में आती है हम लोगों को, है ना, फिर भी विदेशी भाषा के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग, सुबह दोपहर शाम। क्या करे भैया, हिंदी मीडियम है ही सी नाम का, है ना। देखिए पिक्चर हिंदी मीडियम, बस भैया ऐसे ही है, देसी भाषा देसी है, विदेशी के पीछे पड़े रहते हैं। चलो आ जाओ वापस वापस वापस। तीसरा पॉइंट हमारा, एनवायरमेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट मेट। फायदा क्या है? देखो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, है ना, कभी पतझड़, सब मौसम आते रहते हैं और हम क्या करते हैं, उन एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। राइट। ऐसे ही हमारे बिजनेस का भी एक एनवायरमेंट होता है। हाँ, बिजनेस का भी एनवायरमेंट होता है भैया। कौन सा होता है? सर्दी गर्मी बरसात नहीं होता भैया। बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो सोशल एनवायरमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है, लीगल एनवायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट होता है। अभी नहीं पढ़ा रहा भैया, नहीं बता रहा मैं इसको, ये आपका जब थर्ड चैप्टर आएगा बिजनेस एनवायरमेंट, तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है। अभी इतना समझ लो कि जैसे हमारा एनवायरमेंट होता है वैसे ही बिजनेस का एनवायरमेंट होता है, जो हमें बदलता रहता है और हमें भी उसके अनुसार बदलना पड़ता है। जब हम बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से बदलते हैं तो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं अपने आप को बदलने में। एनवायरमेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट मेट,
यानी कि उस बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलने के अनुसार हमें बदलने में ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल से बड़ी होती जा रही है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो नेचुरल सी बात है आपका काम करने का तरीका, आपका स्कोप सब बदल जाएगा। तो अब आपको उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बदलना है तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे आप? डिसेंट्रलाइजेशन। साथ में कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा अथॉरिटी दोगे, है ना? समझ आ गया? एनवायरनमेंट चेंजिंग, रिक्वायरमेंट मेट। बदलते मौसम के अनुसार हम अपने आप को बदल लेते हैं। ये हमें फायदा होता है इन प्रिंसिपल्स को यूज करने से। पांचवा प्रिंसिपल है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अफेक्टिवली। हम जब भी इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, हमारा मैन हो, मनी हो, मशीन हो, मटेरियल हो, मेथड हो, उसको हम अफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्डर प्रिंसिपल। याद आ गया? अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, है ना? फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। और उसका बेनिफिट भी हमने ये डिस्कस किया था आपसे कि जब हम किसी सामान को प्रॉपर जगह पर रखते हैं तो उसका मिसयूज कम होता है और उस रिसोर्स को हम अफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। याद आ गया ना? तो इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अफेक्टिवली। अगर मैं मेन के रिसोर्सेस की बात करूं, ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेस की, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो यहां पर प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इफेक्टिवली, है ना? क्लियर? देखा कितने फायदे हैं इन प्रिंसिपल्स को यूज करने के। उसके बाद छठा फायदा आता है हमारे पास में, लर्निंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो इस प्रिंसिपल से हमने बहुत कुछ सीखा। ये जो 14 प्रिंसिपल्स है, इसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आपने भी अपने स्कूल लाइफ के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए बहुत सारी बातें सीखी। ऑल्दो ये आपके एग्जाम में काम आएंगी, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को रियली में अपनी स्टडी में यूज करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो आज इन प्रिंसिपल्स के थ्रू आपने बहुत सारी ऐसी लर्निंग टेक्निक सीखी जिससे आप डेफिनेटली अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हो। लाइक ऑर्डर प्रिंसिपल, आपकी स्टेशनरी है, आपकी बुक्स है ना, आपकी स्कूल ड्रेस है। अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें एफिशिएंसी बचा सकते हो, रिसोर्सेस को बचा सकते हो, है ना? कर सकते हो ना? यू लर्न दैट। उसके बाद आता है आपका डिसिप्लिन प्रिंसिपल। अगर आप कमिटमेंट पूरी करते हो बेटा, ये छोटी छोटी कमिटमेंट आप पूरी करना शुरू कर दोगे, द डे विल कम यू विल फुलफिल द बिग कमिटमेंट्स। और जिस दिन आप कमिटमेंट पूरी करना शुरू कर दोगे, सक्सेस आपसे दूर कभी रह ही नहीं पाएगी। सो वी आर लर्निंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वी आर लर्निंग दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लाइफ को मैनेज करना भी तो जरूरी है, वो भी तो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। दूसरा, ट्रेनिंग मिल रही है आपको। यहां पर इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कि क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। हमने ये तो समझा कि किसी प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या फायदा होगा, हमने साथ साथ ये भी ट्रेनिंग ली कि अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो हमें क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, है ना? चॉइस आपकी है भाई। अगर आप कहते हो मुझे ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना, ओके, मत करो, लेकिन आप ये समझ लो कि उसका नुकसान तो होगा ना, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस होगा। अगर आप काम को डिवाइड नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका काम है पढ़ाई करना, अगर आप अपनी स्टडी को डिवाइड नहीं करते हो, अपने चैप्टर्स को डिवाइड नहीं करते हो,
अपने क्वेश्चंस को डिवाइड नहीं करते हो, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू कंप्लीट द होल सिलेबस। आप अपने काम को रोज डिवाइड करते हो ना, कि आज मुझे बीएसटी पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, इको पढ़ना है, वॉट एवर यू हैव सब्जेक्ट्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ यू कैन डील विद डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फिर आता है एजुकेशन। देखो, ये प्रिंसिपल्स आपके एजुकेशन का हिस्सा तो है ही है, आपके सिलेबस का, करिकुलम का पार्ट भी है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये हिस्सा भी है जिसमें आपको मार्क्स भी मिलने हैं। फिर इसके अलावा आप देखो, आपका जो वाइवा होगा, जो एक्सटर्नल टीचर आएगा, वो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो इस चैप्टर से होते हैं। तो कायदे से आपकी एजुकेशन भी हो रही है, यहां पर आप लर्न भी कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है और आपको रिसर्च करने का मौका भी मिल रहा है। इस स्टेज पर आप कुछ रिसर्च करते हो तो आपका नुकसान कम होगा। देखो, स्कूल के अंदर टेस्ट क्यों लिए जाते हैं पता है आप लोगों को? वो टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि कल को आप फेल हो जाओ या नंबर कम आ जाए तो आपका फाइनेंशियल टर्म्स में नुकसान नहीं होता, लाइफ का नुकसान नहीं होता और आपको आगे बढ़ने के लिए नई नई गाइडलाइंस मिलती हैं। आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है कि आप अपनी एजुकेशन को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हो। अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो माय डियर आप भी कर रहे हो, अगर हम कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। फर्क इतना है कि हम अपने लेवलीहुड को कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन को मैनेज कर रहे हो। प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ रही है, प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आती है। हमारी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ज्यादा होती है, उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सुबह सुबह उठना, ओहो, छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाई करना, है ना, और छुट्टी वाले दिन अपने रिलेटिव्स को इग्नोर करके बुक्स हाथ में लेना, एग्जाम वाले दिन में टेंशन को हैंडल करना, है ना, और अपनी सारी फेवरेट चीजों को छोड़ देना, और गलती से एग्जाम वाले दिन आपका बर्थडे हो या उससे पहले दिन बर्थडे हो तो और ज्यादा मुश्किल। तो प्रॉब्लम्स तो आपके साथ भी हैं, प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हैं, उन सबको मैनेज करना, उन पे रिसर्च करना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स बहुत यूजफुल हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर में। इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो नेचर की बात करें तो दीज आर बिहेवियर रिलेटेड, these are formed by practice and experimentation, these are general guidelines, not a specific particular, these are flexible in nature, है ना। तो बेटा करके देखो, फ्लेक्सिबल है ना। एक काम करो, चलो आज से, बल्कि अभी से एक प्रिंसिपल चूज कर लो, कोई भी एक जो आपको सबसे अच्छा लगा हो 14 में से कोई भी एक प्रिंसिपल, और उसको नेक्स्ट 1 वीक तक फॉलो करके देखो, ठीक है। अच्छा नहीं लगे तो बंद कर देना, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, पॉसिबल है ना। तो बीइंग फ्लेक्सिबल, इस नेचर को यूज करो और देखो क्या आप जो डिसीजन लोगे वो साइंटिफिक है या नहीं है। देखो, इसको करने से क्या होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा, आप यूज भी कर पाओगे। और बिलीव मी, दिस विज कॉल्ड केस स्टडी। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं और यही सिचुएशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है कि मिस्टर नितिन जो पढ़ाई कर रहे थे 12th की, उन्होंने एक हफ्ते में एक अपने लिए टारगेट बांधा कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली हैंडल करूंगा, मैं सारी बुक्स के लिए एक जगह बनाऊंगा, अपनी सारी स्टेशनरी को एक बॉक्स में डाल के रखूंगा और सारी ड्रेस, स्कूल ड्रेस को एक पर्टिकुलर कबर्ड में रखूंगा। उसने उस दिन निश्चय किया और अपने लिए 3 अलग अलग जगह बनाई, एक स्टेशनरी के लिए, एक बुक्स के लिए और एक अपनी ड्रेस के लिए। इस तरीके से उसकी जो बुक्स थी कोई भी खोती नहीं थी, जो हर हफ्ते वो नई बुक लेकर आता था, अब उसको बुक खरीदने की जरूरत खत्म हो गई, जो उसका जो ओवर एक्सपेंस था वो खत्म हो गया, स्टेशनरी प्रॉपर यूटिलाइज होने लग गई। बताओ 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 कौन सा प्रिंसिपल है जो मिस्टर नितिन ने फॉलो किया, है ना। तो बेटा ये जो सिचुएशन है इसी को केस स्टडी कहा जाता है। तो वो सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं, इससे आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में यूज करोगे,
इट विल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये प्रिंसिपल्स आपके टिप्स पर आ जाएंगे। फ्लेक्सिबल है, फायदा ना हो तो मत करना यार, सिंपल। कॉज एंड इफेक्ट तो हमने पढ़ ही लिया, यूनिवर्सल तो है ही है। अगर ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके रूम में ये अप्लाई हो सकता है। हाँ भैया, पहले से बता रहा हूं भाई मैं आपको, पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपको फायदा होगा। अगर फायदा ना हो तो ये मत कहना राम सर ने तो हमें बोला था फायदा होगा ही होगा, लेकिन फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, कंटिजेंसी है। क्योंकि जिस तरीके से आप उस प्रिंसिपल को यूज करोगे फायदा भी उसी तरीके से ही होगा। डॉक्टर ने दवाई बोली बेटा दिन में 3 बार खानी है, आपने खाई 1 बार, फिर बोलते हो डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती है। तो समझ आ गया, उसके यूज करने पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करोगे। तो पॉसिबिलिटी बट नॉट सर्टेनिटी टू ऑकर, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजफुल तो ये है ही है, यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। इतने बड़े लेक्चर में आपने चेक किया कि आप इसको रियलिटी में कैसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपके काम आएगा और ये आपका बहुत ही साइंटिफिक डिसीजन होगा, सोचा समझा बेस्ट डिसीजन होगा आपका, ठीक है। और आप, एनवायरमेंट तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आपका समय बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, आपकी जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने आप को चेंज कर पाओगे और इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से उसको हैंडल कर पाओगे। तो देखा ये 14 प्रिंसिपल्स जो हमने फेयोल के पढ़े कितने काम के हैं। तो बेटा USA सिस्टर, सिस्टर का टी क्या कहता है कि आपको ट्वाइस बिफोर स्लीप एवरी वीक आपको रिवाइज करना है। तो बेटा ये मान के चलो कि बोर्ड का पेपर बिना प्रिंसिपल्स के नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बोर्ड का पेपर आए उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझो, याद करो और रिवाइज करो, ठीक है। और अप्लाई जरूर करो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, आई एम श्योर 100%, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।